नमस्कार, हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माय चैनल साइकोलॉजी विद ज़ील हिंदी। मैं अपने मेन चैनल साइकोलॉजी विद ज़ील पे इंग्लिश में साइकोलॉजी से रिलेटेड 11th-12th के टॉपिक्स डालती हूँ। वो क्योंकि इंग्लिश में होते हैं तो बहुत से लोगों को समझने में परेशानी होती है। मैंने इस वजह से एक नया चैनल बनाया है जो आपके लिए साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस हिंदी में लेके आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं क्लास 11th-12th में, स्पेशली विद आईएससी बोर्ड पढ़ रहे हैं, आईएससी बोर्ड के साथ पढ़ रहे हैं, तो मेरा चैनल आपको बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन देगा जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। तो आप इस चैनल को साइकोलॉजी विद ज़ील हिंदी को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप इंग्लिश में वीडियोस देखना चाहते हैं, जो कि मेरे दूसरे चैनल साइकोलॉजी विद ज़ील पे हैं, बहुत सारे वीडियोस इंग्लिश में क्लास 11 और 12 के टॉपिक से रिलेटेड हैं, स्पेशली फॉर आईएससी बोर्ड। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हों तो आप साइकोलॉजी विद ज़ील में जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आप दोनों चैनल साइकोलॉजी विद ज़ील और साइकोलॉजी विद ज़ील हिंदी को सब्सक्राइब करेंगे, ऐसा मैं आशा रखती हूँ। और चलिए हम आज समझने की कोशिश करें कि मनोविज्ञान क्या है, साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। व्हाट इज़ साइकोलॉजी? हम साइकोलॉजी को समझने के लिए एक बुक यूज़ करेंगे, टेक्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी बाय एनसीईआरटी। जो एनसीईआरटी की साइकोलॉजी की टेक्स्ट बुक है क्लास 11 और 12 की, उसी को मैं रेफ़र करती हूँ मोस्टली अपने वीडियोस बनाने के लिए। तो आप जल्दी से अपनी बुक्स ले लीजिए और अपनी बुक में चैप्टर 1 खोल के हम उसी से आज साइकोलॉजी की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले चैप्टर में पेज नंबर 3 पे साइकोलॉजी की डेफिनेशन दी हुई है, जिसमें कि ये कहते हैं कि साइकोलॉजी इज़ डिफाइंड फॉर्मली एज अ साइंस विच स्टडीज़ मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट्स। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन है हमारे टेक्स्ट बुक में, ये क्या मीन करती है, इसका क्या मतलब है। इसके लिए हम इस डेफिनेशन में जो कीवर्ड्स हैं, जैसे कि मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस, बिहेवियर और कॉन्टेक्स्ट, इस सब का मीनिंग एक एक करके इन सब कीवर्ड्स का मीनिंग समझेंगे। और फिर हम इन सारे कीवर्ड्स का जब मीनिंग समझ लेंगे तो इन सब को इकट्ठा करके फिर से इस डेफिनेशन पे वापस आएंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट के तौर पे क्या है, एक विषय के तौर पे साइकोलॉजी क्या है। तो हम शुरुआत करते हैं पहली टर्म से, जो कि है मेंटल प्रोसेसेस। साइकोलॉजी इज़ डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस। तो हम समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले कि मेंटल प्रोसेसेस से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों, मेंटल प्रोसेसेस की जब हम बात करते हैं, मेंटल प्रोसेसेस वो सारे प्रोसेसेस हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आपके माइंड के अंदर होती हैं। प्रोसेसेस हैपनिंग इनसाइड अ पर्सनस माइंड। तो आपके माइंड के अंदर जो भी प्रोसेसेस चलते हैं उसको हम बोलते हैं मेंटल प्रोसेसेस। ये वो सारे प्रोसेसेस हैं जिनके बारे में हम क्लास 11 में पढ़ने वाले हैं। अगर आप अपने क्लास 11 का सिलेबस देखेंगे तो उसमें कुछ चैप्टर्स हैं, आपके 6-7 चैप्टर्स हैं जो कि मेंटल प्रोसेसेस पे ही हैं। वो चैप्टर्स का नाम क्या है? जैसे अटेंशन, परसेप्शन, मोटिवेशन, इमोशन, थिंकिंग। ये सारे जो आपके चैप्टर्स हैं क्लास 11 के, ये सारे आपके मेंटल प्रोसेसेस के चैप्टर्स हैं। ये जितने भी मैंने टर्म्स अभी यूज़ किए, अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, थिंकिंग, इमोशंस, मोटिवेशन, ये सारे मेंटल प्रोसेसेस एक इंसान के माइंड के अंदर चलते रहते हैं। और इन्हीं मेंटल प्रोसेसेस या इन्हीं प्रोसेसेस या एक्टिविटीज़ के थ्रू हम ह्यूमन बीइंग्स या इंसान, हम लोग फंक्शन करते हैं या अपने अपने एनवायरनमेंट में काम करते हैं। तो हम जब कोई भी काम करते हैं तो हमारे मेंटल प्रोसेसेस, हमारे माइंड के अंदर चलने वाले जो प्रोसेसेस हैं, प्रक्रियाएं हैं, वो सब हमें हेल्प करती हैं हमारे जीवन को जीने में। तो जीवन जब हम जीते हैं, अपना रोज़मर्रा के जीवन जो जीते हैं, उसमें हमारी सोच, हमारी भावनाएं, फीलिंग्स, इमोशंस, हमारी मोटिवेशन या प्रेरणा, जो हमें मोटिवेशन मिलती है अंदर से कि हम कोई काम को करें, ये सारी चीज़ें हमारे जीवन जीने का हिस्सा हैं। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे कि आप समझिए कि आपके घर की चाबी खो गई है और आपको घर के अंदर जाना है। अब आप ये सोचेंगे कि हम कैसे क्या करें। तो जब
आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो जो आप कर रहे हैं, जो आपके माइंड में चल रहा है, जो आप सोच रहे हैं, वो आपका मेंटल प्रोसेस है। तो जितने भी हम ज़िंदगी जीते हैं, जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम सोचते हैं, प्लान करते हैं, महसूस करते हैं, या किसी चीज़ को करने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं, किसी चीज़ को करने के लिए बिल्कुल प्रेरित महसूस नहीं करते, बोर होते हैं, ये जो बोर्डम है, ये सारी चीज़ें हमारे मेंटल प्रोसेसेस हैं। क्यों मेंटल प्रोसेसेस हैं? क्योंकि ये हमारे माइंड में होती है। मेंटल जो वर्ड है ये आता है माइंड से। तो जो माइंड में प्रोसेसेस चलते हैं वो मेंटल प्रोसेसेस कहलाते हैं, या मानसिक प्रक्रियाएं हैं। ये मानसिक प्रक्रिया है हमारी। अब मेंटल प्रोसेसेस से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग या मज़ेदार सवाल ये है कि क्या ब्रेन और माइंड सेम होते हैं? इसके ऊपर चर्चा करते हैं। चलिए, तो ब्रेन, जिसको हम ब्रेन कहते हैं, वो हमारी बॉडी का एक स्ट्रक्चर है, वो हमारे शरीर का एक हिस्सा है। आपने सुना होगा जिन लोगों को ब्रेन इंजरी हो जाती है, ब्रेन एक्सीडेंट हो जाता है, वो लोग एक नॉर्मल, एक आम इंसान की तरह, आम आदमी की तरह से व्यवहार नहीं कर पाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि ब्रेन हमारे बॉडी के फंक्शंस को, हमारे जितने भी बॉडीली फंक्शंस, जो हमारे शरीर के जो फंक्शंस होते हैं, प्रक्रियाएं होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, या हमारे दिमागी प्रक्रिया जो होती है, दोनों को ब्रेन कंट्रोल करता है। तो ब्रेन हमारी बॉडी का एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो इंसान के लिए, एक ऐसा हिस्सा है हमारी बॉडी का जो इंसान के फंक्शनिंग के लिए, उसके काम काज के लिए बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। माइंड जो है वो ब्रेन का के साथ चलने वाला एक प्रोसेस है। तो जैसे हम पैरेलल लाइंस पढ़ते थे, ब्रेन और माइंड दो पैरेलल प्रोसेसेस हैं। तो ब्रेन एक हमारा फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, माइंड एक मानसिक हिस्सा है हमारा, वो हमारा एक मेंटल प्रोसेस है। माइंड जो हमारा है वो ब्रेन के पैरेलल चलता है। अब हमारा ब्रेन जो है वो हमारे माइंड को कंट्रोल कर सकता है, हमारा माइंड पर ब्रेन से अलग है। इसके लिए मैं आपको फिर से उस एग्जाम्पल पे ले जाना चाहूँगी। जैसे कि अगर मान लीजिए आपका कुछ चाबी खो गई है और आपको घर के अंदर जाना है, तो आपके ब्रेन में कुछ चेंजेस होंगे उस वक्त जब आप सोचेंगे। तो वो जो ब्रेन के केमिकल चेंजेस हैं, जो रसायन चेंजेस, जिसको रसायन कहते हैं, केमिकल्स कहते हैं, वो जो चेंजेस होंगे आपके ब्रेन में वो अलग होंगे। पर एक लेवल पे जब आप सोचेंगे, प्लान करेंगे कि चलिए ऐसे कर सकते हैं, या फिर दूसरी चाबी बनवा लें, या किसी दोस्त के घर में चाबी रखी है वो लेके आके खोल लेते हैं, या इस खिड़की से हम अंदर जा सकते हैं, ये जो आप सोचने की प्रक्रिया कर रहे हैं ये आपके माइंड का पार्ट है। तो ब्रेन और माइंड दो पैरेलल प्रोसेसेस हैं, दो ऐसे प्रोसेसेस हैं जो एक दूसरे से अलग हैं पर जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को असर करते हैं। ब्रेन और माइंड दोनों एक दूसरे पे असर डाल सकते हैं, पर दोनों अलग अलग प्रोसेसेस हैं। ब्रेन हमारे शरीर का अंग है, माइंड हमारा मानसिक प्रक्रिया है, हमारा सोचना। जब हम सोचते हैं तो हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं। अगर हम किसी प्रॉब्लम के बारे में सोच के उसका सोल्यूशन निकाल लाते हैं तो वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसको हम साइकोलॉजी में बोलते हैं, वो हमारा मेंटल प्रोसेस है, वो हमारा मानसिक प्रक्रिया है, वो एक मानसिक प्रक्रिया है। तो कुल मिलाकर ब्रेन और माइंड ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ब्रेन हमारी माइंड की फंक्शनिंग को असर डालता है, पर ब्रेन और माइंड दो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। ब्रेन एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, एक शारीरिक अंग है हमारे शरीर का। माइंड हमारा एक मानसिक प्रक्रिया है। तो अब हम चलते हैं अपनी डेफिनेशन के दूसरे कीवर्ड पे, जो कि है एक्सपीरियंसेस। अब हम समझेंगे कि हम एक्सपीरियंसेस जब बोलते हैं तो एक्सपीरियंसेस का मतलब क्या होता है। एक्सपीरियंसेस से हम समझते हैं अनुभव। तो जो हमारे अनुभव होते हैं उसको हम बोल देते हैं अंग्रेज़ी में या इंग्लिश में एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस क्या होता है? एक्सपीरियंस को कहा जाता है कि ये सब्जेक्टिव होता है। एक्सपीरियंसेस आर सब्जेक्टिव इन नेचर। तो इसका ये मतलब बनता है, सब्जेक्टिव अवेयरनेस का मतलब ये है, एक्सपीरियंसेस आर सब्जेक्टिव का मतलब ये है कि जिसके साथ एक्सपीरियंसेस बीतते हैं या जिसका अनुभव होता है उसी के चेतना का वो हिस्सा होता है, उसी की अवेयरनेस का वो हिस्सा होता है। अगर मेरे साथ कोई अनुभव बीतता है तो वो मेरी चेतना का हिस्सा बनता है।
आपके साथ कोई अनुभव बीतता है तो वो आपकी चेतना का हिस्सा बनेगा। इसको हम कहते हैं एक्सपीरियंसेस बिलोंग टू द सब्जेक्टिव अवेयरनेस ऑफ द पर्सन। सब्जेक्टिव अवेयरनेस मतलब आपकी अपनी चेतना, जिससे आप जो आपका चेतन मन होता है, कॉन्शियस अवेयरनेस जो आपकी होती है, एक्सपीरियंसेस उसका हिस्सा होते हैं, अनुभव उसका हिस्सा होते हैं। अब नेक्स्ट बुलेट पॉइंट बोलता है दे आर नोन ओनली टू द इंडिविजुअल हु इज़ गोइंग थ्रू द एक्सपीरियंसेस। तो एक्सपीरियंसेस या अनुभव जिसके साथ बीतते हैं उसी को उनका ज्ञान होता है। मेरे एक्सपीरियंसेस, मेरे अनुभव का ज्ञान मुझे है, आपके एक्सपीरियंसेस, आपके अनुभव का ज्ञान आपको होगा। लास्ट बुलेट पॉइंट को अगर आप देखें तो दे कैन नॉट बी नोन बाय एन आउटसाइड ऑब्जर्वर। दे मतलब एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंसेस कैन नॉट बी नोन बाय एन आउटसाइड ऑब्जर्वर। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो बाहर से अगर आपको कोई देख रहा है उसको आपके अनुभव का एहसास नहीं हो सकता है। तो मेरे अनुभव का एहसास मेरे कॉन्शियसनेस में या मेरे चेतना में है, वो दूसरे को मालूम नहीं हो सकता है। दूसरा मुझे देख के वो एक्सपीरियंसेस को या अनुभवों का अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। वो मेरे चेतना का हिस्सा हैं और मेरे ही ज्ञान में है, मुझे ही मालूम है। उसको दूसरा बाहर से नहीं जान सकता है, वो किसी को बाहर दिखाई नहीं दे सकते हैं, कोई उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकता, देख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, जान नहीं सकता है। जब तक कि मैं अपने अनुभव किसी से शेयर नहीं करूँगी, बताऊँगी नहीं, तब तक वो मेरे अनुभव को जान नहीं सकते हैं। ऐसे ही मैं किसी के अनुभव को नहीं जान पाऊँगी जब तक कि वो न चाहें कि वो अपने अनुभव मेरे से साझा करें या शेयर करें। तो एक्सपीरियंसेस आर सब्जेक्टिव का मतलब है एक्सपीरियंस उसी के साथ रहता है, उसी के चेतना का हिस्सा होता है जिसके साथ वो बीतता है। अनुभव उसी की चेतना के हिस्सा होते हैं जिसके वो अनुभव होते हैं। वो बाहर से कोई जान नहीं सकता, बाहर से कोई पढ़ नहीं सकता है। साइकोलॉजी या मनोविज्ञान एक्सपीरियंसेस को स्टडी करती है, मतलब लोगों के अनुभव को जानने की कोशिश करती है। तो आइए अब हम दूसरे पार्ट पे चलते हैं, डेफिनेशन का दूसरा पार्ट। हमारी डेफिनेशन ये है कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर। अब हम मेंटल प्रोसेसेस को समझ गए, हमने माइंड और ब्रेन का डिफरेंस भी समझ लिया, हमने एक्सपीरियंसेस को भी समझ लिया। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि बिहेवियर क्या है। बिहेवियर की डेफिनेशन है एनी overt or covert action or reaction a person or animal does that can be observed in some way। तो कोई भी ऐसा एक्शन या रिएक्शन जो कोई इंसान या कोई जानवर करता है जिसको बाहर से ऑब्जर्व करा जा सकता है, जो बाहर से होता हुआ दिखता है। तो ओवर्ट और कोवर्ट बिहेवियर क्या है इसको हम बाद में समझेंगे। इसी डेफिनेशन के दो वर्ड्स और हैं जो एक्शन और रिएक्शन है, इसको हम समझ लेते हैं क्योंकि ये बिहेवियर से बहुत जुड़े हुए हैं। एक्शन ऐसा कोई काम होता है जो आप अपने आप में करते हैं। जैसे आप सुबह उठते हैं, वो आपका एक्शन है। आप अपना काम करते हैं सारा दिन, आप एक्ट करते हैं, आपका एक्शंस है वो। पर रिएक्शन वो होता है जो आप किसी के रिस्पॉन्स में करते हैं। जैसे आपके घर में अगर फ़ोन की घंटी बजी और आपने फ़ोन उठाया, तो जो घंटी थी, फ़ोन की घंटी स्टिमुलस थी, उसने आपसे एक रिस्पॉन्स मांगा, आपसे एक रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट किया और आपने उस घंटी को रिस्पॉन्ड किया। तो वो हो गया आपका रिएक्शन या रिस्पॉन्स। स्टिमुलस हो गया वो घंटी, टेलीफोन की घंटी आपका स्टिमुलस हुआ और आपका रिस्पॉन्स हुआ कि आपने फ़ोन उठाया और बात की। तो ये एक्शन और रिएक्शन को हम ऐसे समझते हैं। अब हम आते हैं ओवर्ट और कोवर्ट बिहेवियर पे। तो ओवर्ट क्या है? ओवर्ट बिहेवियर वो बिहेवियर होता है जो बाहर से इंसान को दिख जाता है। आप बैठे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप इस वक्त इस लेसन को सुन रहे हैं या स्क्रीन देख रहे हैं, तो वो बाहर से दिख रहा है। आपके बहुत सारे बिहेवियर्स ऐसे होते हैं जो ओवर्ट होते हैं, दूसरों को दिखाई देते हैं, बाहर दिखाई देते हैं। कोवर्ट बिहेवियर्स वो बिहेवियर्स होते हैं जो इंसान के अंदर होते हैं। आपके अंदर जो आप मेंटल प्रोसेसेस होते हैं आपके, वो सारे आपके कोवर्ट बिहेवियर्स हैं। आप सोचते हैं, आप ध्यान देते हैं, आप इमोट करते हैं, आप फील करते हैं, आपको एहसास होता है, महसूस करते हैं, आपके भाव, आपकी मोटिवेशन, प्रेरणा, ये सारे आपके मेंटल प्रोसेसेस हैं। ये सारे आपके कोवर्ट बिहेवियर्स हैं। क्यों बिहेवियर्स हैं? क्योंकि ये आपके अंदर रिस्पॉन्सेज हैं, सिचुएशंस के प्रति आपके रिस्पॉन्सेज हैं। ये सारे, कोई सिचुएशन आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, आप सोचते हैं, ये आपका बिहेवियर है, आपकी ये रिस्पॉन्स है उस सिचुएशन को, उस प्रॉब्लम को
सॉल्व करने की कोशिश आपका रिस्पॉन्स है उस प्रॉब्लम के प्रति। और ये कोवर्ट है क्योंकि बाहर से किसी को दिखाई नहीं दे सकता। तो ये ओवर्ट और कोवर्ट बिहेवियर के बीच में डिफरेंस है। अब हम आ जाते हैं अपने डेफिनेशन के लास्ट कीवर्ड पे, जो कि है कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट किसी भी सिचुएशन को हम कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। जैसे आपका घर, आपके लिए आपकी फैमिली एक कॉन्टेक्स्ट है। क्यों? क्योंकि आपकी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ आपके रिश्ते हैं, बहुत सारे लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं, वो सारा आपका कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं। आपके घर में कुछ रूल्स हैं कि इस टाइम पे उठ जाना है, इस टाइम पे सोना है, इस टाइम पे काम करना है, इस टाइम पे खाना खाना है। ये सब आपके कॉन्टेक्स्ट का पार्ट होता है। अगर आप स्कूल जाते हैं तो वहाँ का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत सारे, आपके फ्रेंड्स डिफरेंट हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके पेरेंट्स नहीं हैं। जिस तरह से आप अपने पेरेंट्स के साथ रिलेट करते हैं उस तरह से आप अपने टीचर्स के साथ रिलेट नहीं करते हैं। आपके टीचर्स के साथ आपका बिहेवियर, आपका जो पेश आने का तरीका होता है वो बहुत अलग होता है। अपने माता पिता के साथ जैसे आप पेश आते हैं वैसे आप अपने टीचर्स के साथ पेश नहीं आते हैं। तो ये सारा हमारे कॉन्टेक्स्ट का हिस्सा होता है। तो मोटा मोटा तौर पे हम कॉन्टेक्स्ट को समझ सकते हैं एक तरह का सिचुएशन। तो हमारे तरह तरह के सिचुएशंस जो हम लाइफ में जीते हैं वो हमारे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट्स होते हैं। जैसे अगर आप एक पार्टी पे जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ आप पार्टी पे गए हैं, तो वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट है। वहाँ पे आपको कोई चिंता नहीं होगी, कोई किसी तरह का कुछ आपको रोक टोक नहीं होती है, आप अपने मर्ज़ी से खा सकते हैं, आप इन्जॉय करते हैं। तो वो एक अलग तरीके का कॉन्टेक्स्ट है। वहाँ पे अलग तरीके की चीज़ें हो रही हैं जो आपको आप पे असर डाल रही हैं। आपके दोस्त लोग हैं, आप इन्जॉय कर रहे हैं, वो आपको अलग तरीके से उसका असर हो रहा है। स्कूल में आपका जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें जो आपके ऊपर फोर्सेस हैं, जो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या आपके ऊपर जो पाबंदियां हैं, या जितनी आपको फ्रीडम दी जाती है, वो सब अलग है। वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट है। तो कॉन्टेक्स्ट हमारे को समझना ऐसे है कि वो एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कि अलग अलग तरीके के प्रभाव होते हैं। हर सिचुएशन अपने अलग तरीके के प्रभाव लेके आती है हमारे ऊपर। हमारे घर में जब हम होते हैं, हमारी फैमिली के अलग तरीके के प्रभाव हमारे ऊपर होते हैं, स्कूल के अलग तरीके के प्रभाव होते हैं। हम किसी एक्टिविटी क्लास में जाते हैं, कोचिंग क्लास में, उसके अलग प्रभाव होते हैं। तो वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट होता है। वहाँ पे हमारे अलग तरीके के रिश्ते होते हैं। हम अगर आज से कुछ सालों बाद जब आप नौकरी करेंगे, अगर आप अभी स्टूडेंट हैं, कुछ सालों बाद आप नौकरी करेंगे, तो जो आपका वर्क प्लेस होगा, जो काम करने की आपकी जगह होगी, वह वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट होगा। तो हम कॉन्टेक्स्ट को ऐसे समझ सकते हैं कि वो एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें कि जो उस सिचुएशन में जो मेंबर्स होते हैं, जो लोग होते हैं आपके चारों तरफ, वो अलग होते हैं। और हर कॉन्टेक्स्ट की एक अपनी फोर्स आपके ऊपर, हर कॉन्टेक्स्ट आपको अलग अलग तरीके से असर डालता है। हर कॉन्टेक्स्ट में आप अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। हर कॉन्टेक्स्ट में आपका बिहेवियर अलग अलग तरीके से प्रभावित होता है। कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए मैं आपको एक राय दूंगी कि आप अपनी टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, चैप्टर 1 में पेज नंबर 5 पे जाइए और उसको पढ़ के आपको कॉन्टेक्स्ट के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आएगा कि कैसे हमारी परिस्थितियाँ, जो भिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ होती हैं हमारी एक दूसरे से बहुत अलग, वो कैसे हमारी सोच, हमारे बिहेवियर और हमारी फीलिंग्स को, हमारे भाव को इन्फ्लुएंस करती हैं, प्रभावित करती हैं। तो हमारी जो परिस्थिति होती है वो हमारे बिहेवियर, हमारे भाव और हमारी सोच तीनों को प्रभावित करती है। हम हर इंसान एक तरह की परिस्थिति में जीवन जीते हैं और वो हमें एक अलग तरीके से प्रभावित करती है। इसीलिए हम हर इंसान को अलग पाते हैं, क्योंकि उनकी परिस्थितियाँ बहुत अलग होती हैं। तो हम कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए अगर आप अपने टेक्स्ट बुक में ये सेक्शन पढ़ेंगे तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी कि कॉन्टेक्स्ट को हम कैसे समझ सकते हैं। तो साइकोलॉजी या मनोविज्ञान क्या है? साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट्स। और साइकोलॉजी या मनोविज्ञान क्या करता है? ये कोशिश करता है समझने की इंसान के अंदर जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं, अनुभव हैं और उसका व्यवहार। तो इंसान की मानसिक प्रक्रियाएं, अनुभव और व्यवहार तीनों की ही जो पढ़ाई है, इसको हम कहते हैं साइकोलॉजी। और इन तीनों की पढ़ाई अलग अलग परिप्रेक्ष्य में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में जब हम करते हैं उसको हम कहते हैं मनोविज्ञान। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और आपको ये साइकोलॉजी की डेफिनेशन समझ में आई होगी कि साइकोलॉजी या मनोविज्ञान को हम कैसे समझ सकते हैं।
उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और मज़ा आया होगा सुनने में। अब आप अपने कमेंट्स को नीचे दिए गए सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें और अपने वीडियो को लाइक्स भी दें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग।